हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का 4 लेक्चर, जिसमें हम लोग दो बहुत ही अहम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका लाइट रिएक्शन का है। और इसके बगैर आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके बगैर आपका लाइट रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो सकता। वो दो जो आपके टॉपिक है वो है कौन कौन से? वो दो टॉपिक आपका है, सबसे पहला साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और दूसरा कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में मैं ये बताऊंगा किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो साइक्लिक फॉर्म में आपका ट्रांसफर होता है और किस तरीके से आपका नॉन साइक्लिक फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे एटीपी लाइट रिएक्शन में कैसे बनता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फोटो फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। देखिए बच्चे, इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। फोटो का मतलब होता है लाइट। फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी बनता है एडीपी और फॉस्फेट आयन से, जिसको मैं इसके सेकंड जो भाग है, दैट मीन्स इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट, उसमें मैं समझाने वाला हूँ क्लियर कट। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब कि लाइट की मदद से एटीपी का फॉर्मेशन होना फोटो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। या जनरल में कहूँ तो एटीपी का बनना एडीपी और फॉस्फेट से, एडीपी और फॉस्फेट के मदद से, फॉस्फेट आयन की मदद से आपका एटीपी का बनना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? अगर लाइट यूज हो जाएगा तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसी को हम लोग को डिटेल में जानना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से लाइट पड़ता है PS2 पर, वो एक्साइट होता है और अपने इलेक्ट्रॉन को अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, फिर वो आपका ETC में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। उसके बाद आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाता है, वो आपका यूज होके NADP प्लस से NADPH बनाता है। उसी को मैं वापस से आपको समझाने वाला हूँ क्लियर कट, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा साइक्लिक वाला। एनसीईआरटी ने भी पहले आपका नॉन साइक्लिक समझाया है, उसके बाद साइक्लिक वाला समझाया है। तो मैं भी उसी के बेस्ड पर आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। फुल्ली एनसीईआरटी है ये, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। बस लाइन बाय लाइन आप समझते चले जाओ और इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी को 2 से 3 बार रीड आउट करो, ताकि आपको सारी बातें मेरी अच्छी तरीके से समझ में आए। सबसे पहले आप जान लो कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम इसलिए नहीं कहते कि सिर्फ ये जेड शेप का दिखता है, ये तो एक है कि जेड शेप का दिखेगा तो इसको जेड स्कीम कहेंगे। दूसरा रीजन है कि ये रेडॉक्स पोटेंशियल पर काम करता है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है किस तरीके से ईटीसी में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है रेडॉक्स पोटेंशियल के हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या कि 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का जो लाइट है आपके PS2 पर पड़ेगा। मान लो ये आपका सनलाइट है, सन है, इस पर से आपका 680 नैनोमीटर का जो सनलाइट है बच्चे, वो PS2 पर पड़ेगा। जैसे ही PS2 पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो अपहिल में आपका क्या करेगा? एक्सेप्ट होगा किसके हेल्प से? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं फियोफाइटिन। PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है बच्चे? फियोफाइटिन। आपको रिमेंबर रखनी है। ये अपहिल में हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप देख लो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने यहां से यहां बनाया है, तो ये आपका ETC में चलेगा। देख लो, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। अगर नाम में दिक्कत है कोडिंग में तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, आपको कोडिंग समझ में आ जाएगी। क्लियर है? एनसीईआरटी ने भी इसको ऐसे ही समझा रखा है, तो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगी, बशर्ते कि आप प्रीवियस वीडियो को देख लो। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव किधर होगा बच्चे? ETC में होगा। कहां से कहां? ध्यान से समझना। पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद आपका प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। ये आपका डाउनहिल होगा। ये देख लो, ये डाउनहिल नीचे की ओर जा रहा है, तो ये डाउनहिल कहलाएगा। क्लियर है? अब बात करो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टेड किया जाएगा, है ना, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा वो आपका NADP प्लस करेगा। यहां देख लो, ध्यान से बात समझना, बहुत इजी है, बशर्ते कि आप इजी वे में इसको समझो। यहां से इस पर लाइट पड़ा, ठीक है, PS2 एक्साइट हुआ तो अपना जो
इलेक्ट्रॉन है उसको किसको दे दिया बच्चे, उसको दे दिया अपहिल में, इसको दे दिया पीईए को, दैट मीन्स की प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि आपका कौन है थियोफाइटिन। यहाँ से आपका डाउनहिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दैट मीन्स प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन के हेल्प से कहाँ पहुंच गया, PS1 के पास। जब PS1 के पास पहुंचा है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं, तो ये आपका एक साथ करके कहाँ भेज देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि आपके PS1 का है, जिसको हम लोग फेरस सल्फर कहते हैं। फेरस सल्फर उसको किसको दे देगा, फेरोडॉक्सिन को दे देगा। और याद करो कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, वो क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के बारे में बताया जा चुका है। वो क्या करेगा, NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ जोड़ देगा, क्या बना देगा, NADPH बना देगा और साथ में H प्लस बना देगा। सब बताया जा चुका है। बस समझना ये है कि ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक। अब बोलो ये क्या होगा, तो ये सारे जगह पर जो आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वापस गया, तो वापस से इलेक्ट्रॉन तो आपका PS2 के पास आया नहीं बच्चे, तो वापस से ये आपका स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से बात समझो। ये वापस से तो आपका जो इलेक्ट्रॉन चला गया PS2 से आपके PS1 के पास और PS1 से फेरस सल्फर के पास, उसके बाद NADP प्लस ने एक्सेप्ट किया, NADPH बनाया, तो वो वापस से इलेक्ट्रॉन तो नहीं आया। तो आपका ये नॉन साइक्लिक इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस से साइकिल में नहीं आता, वापस से साइकिल में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसलिए क्या है बच्चे, ये नॉन साइक्लिक है। क्लियर है। अब बात ये याद रखना कि ये वापस से स्टार्ट कैसे होगा, तो वापस से स्टार्ट होने के लिए ये क्या यूज कर लेगा, ये आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को यूज करेगा, जो आपके PS2 के पास है। ये क्या करेगा, H2O को ब्रेक करेगा बच्चे, 2 हाइड्रोजन, हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, ये O2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर, बताया जा चुका है। और ये हाइड्रोजन जो है चला आएगा किसमें, स्ट्रोमा में, किसको एक्सेप्ट करने के लिए, किसके साथ मिलने के लिए, आपके स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के लिए। इसके बारे में डिस्कस करें कैसे ये बाहर आता है, वही आपका मेन चीज है। फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा, इलेक्ट्रॉन चलाएगा आपके वापस से PS2 के पास, यानी इलेक्ट्रॉन वापस से PS2 को क्या करेगा, डेट मीन्स की यूज में आएगा। तो ये वापस से आपका साइकिल चलता रहेगा। अगर ये साइकिल में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस ब्रेक कर जाएगा, बात याद रखना। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन वापस से क्लियर करता हूँ आपको। क्या मैंने बोला कि ये जेड स्कीम कहलाएगा क्योंकि ये रेडॉक्स पोटेंशियल के तरीके से, यानी रेडॉक्स पोटेंशियल के कारण होता है। पहले क्या होगा, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है बच्चे, वो आपका किस पर पड़ेगा, PS2 पर पड़ेगा। इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि कौन है, थियोफाइटिन है। उसके बाद कौन लेगा, वो आपका लेगा ETC, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें प्लास्टोक्यूनिन है, साइटोक्रोम B6 और आपका प्लास्टोसाइनिन है। ये डाउनहिल है, ये अपहिल है। उसके बाद आपका ये मिलाकर ATP बनाने के लिए या यूज में आएगा। तो आपका फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा NADP प्लस और क्या में कन्वर्ट कर देगा, NADPH में, और साथ में एक हाइड्रोजन आयन देगा। अब जब ये सारी काम हो जाएगी तो आपके इसके पास तो बच गया ना, इसके पास कुछ है ही नहीं। वापस ये स्टार्ट करेगा कैसे, तो ये स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का यूज करेगा और वाटर को स्प्लिट करके वापस से अपना ये जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको है वो यहां से निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। तो ये नॉन साइक्लिक है क्योंकि ये वापस से आपका इलेक्ट्रॉन घूम कर नहीं आता, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो वापस से आ जाता है किसके पास, फोटो सिस्टम के पास, तो उसको वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी साइक्लिक वाले में आपको वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, नॉन साइक्लिक वाले में पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि साइक्लिक वाले में ओनली PS1 पार्टिसिपेट करेगा, नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों पार्टिसिपेट कर रहा था। इसमें आपका क्या होगा, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उस पर पहले आपका 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का लाइट है वो पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझना। एक्साइट होने के बाद ये आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा अपहिल मूवमेंट में, अपहिल मूवमेंट में ऊपर चला गया बच्चे। ठीक है, अब जैसे ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास अपहिल मूवमेंट में चला जाएगा, ध्यान से समझना। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है PS1 का वो कौन है, फेरस सल्फर, पहले बता रखा है मैंने आपको। अब इसके बाद आगे जो है फेरोडॉक्सिन NADPH के पास ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वापस से इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से इसको कैरी होने का है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसको कैरी करके क्या करेगा, वापस से लेकर PS1 तक चलाएगा। इसको NADPH बनाने नहीं देगा, बात समझो ध्यान से। वापस से कहाँ लेके चलाएगा, PS1 के पास लेके चलाएगा। तो मुझे ये बताओ कि वापस से PS1 के पास क्या हो गई, जो आपके इलेक्ट्रॉन थी वो वापस से चली आई। तो ये क्या है, साइक्लिक मूवमेंट है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। इसमें ये ऊपर गया, फिर यहाँ प्लास्टोक्यूनिन, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, वापस से PS1। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, देख लो यहाँ मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लेना जब मैं हट जाऊंगा बोर्ड पर से, तो ताकि आप इसका नोट्स अच्छे से बना सको। ठीक है, देखो ओनली PS1 फंक्शनल है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट फंक्शनल है ओनली। ठीक है, PS1 पर जैसे ही आपका 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का जो लाइट पड़ा, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद कहाँ चला गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया, जो कि आपका फेरस सल्फर है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन मूव किया ETC में और वापस से PS1 के पास चला आया, तो साइक्लिक हुआ बच्चे। ये ऊपर गया, फिर वापस से घूम के यहीं चला आया, तो साइक्लिक हो गया। इसमें से रिप्रोड्यूस क्या हुआ, ATP, क्योंकि ये तो आगे फेरोडॉक्सिन के पास गया नहीं, इसमें फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज यूज हुआ नहीं, तो NADPH नहीं बनेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन साइक्लिक में ओनली कौन फंक्शनल है, PS1 है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में NADPH और ATP दोनों बन रहा था, अभी क्या बन रहा है, ओनली ATP बनेगा इसमें। क्लियर है, देख लो बाबू, इसमें स्ट्रोमल ग्रैनुल थैलेक्वाइड दोनों इसमें भी पार्टिसिपेट करें, दोनों इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन लेकिन याद रखना, लेकिन इसमें आपका 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट और 680 का वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट यूज होगा, बशर्ते कि ओनली इसमें साइक्लिक वाले में 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट यूज होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं समझाऊंगा कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसी के बेस के अकॉर्डिंग आपको वो पूरी तरीके से समझ में आएगा क्या होता है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो वो भी आपको क्लियर होगा। अच्छे से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर से बच्चों। कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को दिया था पीटर मिचेल ने। ठीक है, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को जानने से पहले आपको वापस से मैं रिमेंबर करा देता हूं कि फॉस्फोराइलेशन क्या है, क्योंकि इसका यूज इसमें पूरा है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन वह प्रोसेस है जिससे कि आपका ATP बनता है, यानी ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। मेथड ऑफ ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस का 3 मेन मेथड है जो कि आपको डिस्कस करना है। पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, जिसमें कि आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, दैट मीन सबस्ट्रेट जुटेंगे और क्या करेंगे, ATP बनाएंगे, यानी PEP फॉस्फोइनोल पायरोवेट आपके ADP के साथ जुटेगा तो ATP बना देगा, दैट मीन्स पायरोविक एसिड। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें किसी भी तरह का कोई ऑस्मोटिक या कीमी ऑस्मोटिक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बात करोगे आप फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जो क्लोरोप्लास्ट में होती है लाइट की मदद से, दूसरा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऑक्सीजन के हेल्प से, है ना। तो ऑक्सीजन की हेल्प करने का मतलब रिस्पायरेशन के दौरान। तो ये आपका, ये दोनों जो आपका है, चाहे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो चाहे ऑक्सीडेशन वाला फॉस्फोराइलेशन हो, ये दोनों आपका कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे काम करता है। अब हम लोग को इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि ये क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है, क्लोरोप्लास्ट में ATP कैसे बनती है, और वो ATP क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका यूज आपके डार्क रिएक्शन में होना है। तो पहले ATP बनाना तो सीख लो, ATP कैसे बनेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में आपका ATP कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये प्रोसेस होगा कैसे, और ये ATP बनना जरूरी क्यों है, इन सारी बातों को समझना है आपको। थोड़ा सा ध्यान से एकदम समझना उस बात को, ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, आपका जो ETC चैन में जो आपका प्लास्टोक्यूनिन था, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो था ही, साथ में वो हाइड्रोजन को भी कैरी करने वाला था। इसको कैरी करने वाला हाइड्रोजन को, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये समझ लो, NADPH जो आपने बना रखा था स्ट्रोमा में, यहाँ जो आपने बना रखा था, इसका भी यूज होगा आपका, ये भी वापस से अपना रिवर्स करेगा, क्योंकि ये भी बनता रहता है, ये भी ओपन होता रहता है, बस समझिएगा ध्यान से। उसके बाद आपको याद रखना है कि F0 F1 पार्टिकल आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, सेल में,
है ना। तो F0 F1 पार्टिकल का यूज होगा। F0 F1 पार्टिकल जिस तरीके से वहां क्रिस्टी में लगा हुआ था, यहाँ कहाँ लगा रहेगा, यहाँ थैलेक्वाइड जो आपका है उसके मेम्ब्रेन पर F0 लगा रहेगा, और F1 जो हेड है वो बल्जिंग आउट बाहर की ओर रहेगा, उसका यूज होगा। ठीक है। बात सबसे पहले इसका हम लोग याद कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ एटीपी बनाने के लिए। पहला रिक्वायरमेंट है कि H+ ग्रेडियंट आपको ल्यूमेन में ज्यादा चाहिए। तो देखो, ल्यूमेन में अगर H+ ग्रेडियंट ज्यादा चाहिए, मतलब प्रोटॉन ज्यादा चाहिए, तो आप दो काम कर सकते हो। या तो उठा उठा कर ल्यूमेन में डाल दो, या तो स्ट्रोमा में कम कर दो। अगर स्ट्रोमा में कम हो जाएगा तो ल्यूमेन में खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रोमा में कम हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा, ल्यूमेन में खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नहीं तो उठा उठा कर क्या करो, ल्यूमेन से उठा उठा कर स्ट्रोमा से ल्यूमेन में डाल दो। ठीक है। तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन में डालने का काम दो करता है। ठीक है। एक आपका करता है प्रोटॉन पंप, और दूसरा कौन करता है बच्चे, दूसरा करता है आपका प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है। प्लास्टोक्यूनिन क्या करेगा, H+ को लाकर यहाँ पटक देगा। कैसे पटकेगा, ध्यान से समझना बात को। प्लास्टोक्यूनिन जो आपका है, मैंने यहाँ दिखाया है, प्लास्टोक्यूनिन ने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया और PqH2 बना लिया। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन को क्या किया, ल्यूमेन में भेज दिया, वापस से अपना क्या बन गया, Pq बन गया। तो एक साइक्लिक मूवमेंट करेगा, PQ से PqH2 बनेगा, हाइड्रोजन को ल्यूमेन में छोड़ेगा, फिर से वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये एक आपका ल्यूमेन के अंदर H+ ग्रेडियंट बढ़ाने का तरीका हुआ। दूसरा क्या है कि वाटर का स्प्लिटिंग कराते जाओ। जितना वाटर का स्प्लिटिंग कराओगे, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से उतना ज्यादा H+ आयन यहाँ इंक्रीज करेगा। ये 2 कंडीशन हो गए। थर्ड आप क्या करा लो, NADPH जो आपने यहाँ बना कर रखा है उसको और ज्यादा बनाओ। जब NADPH ज्यादा बनाओगे तो स्ट्रोमा में जो आपका H+ आयन है वो घट जाएगा, तो आपका खुद ब खुद ल्यूमेन में बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या करा लो, देखो ध्यान से, इसका उल्टा मैं कर देता हूँ। नहीं तो क्या करा लो आप बच्चे, इसको उल्टा कर दो। NADP जो प्लस है आपका, NADPH और NADPH और प्लस जो आपका है, इसको ब्रेक करो, तो आपका वापस से क्या बन जाएगा, NADP+ और H2H+। इसको क्या करो, इसको आप यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दो, विद द हेल्प ऑफ किसके, प्रोटॉन पंप के हेल्प से, कि चल तू भी चल अंदर चल। ये कर सकते हो आप। ये अब कैसे होगा, ये भी बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। ये कैसी होगी ये भी बात आप समझ लो। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर यहाँ से मैं हटा दूंगा इसको। NADPH प्लस H+ आयन था बच्चे। ठीक है। तो NADPH H+ आयन था, ये जब ब्रेक होगा तो आपका वापस से क्या आ जाएगा, NADP प्लस और प्लस H, है ना, प्लस आपका आ जाएगा 2H, प्लस आ जाएगा 2H। ये वापस से कहाँ चला आया, यहाँ से यहाँ चला आया। मैं इसको साइक्लिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस साइक्लिक फॉर्म में कैसे आप समझोगे। ठीक है। देखो ध्यान से, आपने क्या पढ़ा है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि भैया NADP+ था, इसमें आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिया था। ठीक है, 2 हाइड्रोजन दे दिया था। ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे कह दूं इसको, कि अगर ये NADP+ है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, यहाँ से लाकर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ से लाकर 2 हाइड्रोजन दे दिया बच्चे। ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया NADPH और प्लस H+ में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया ना बच्चे, NADPH और H+ में। अब आपको वापस से ये चाहिए, तो आपने जो ये 2 हाइड्रोजन दिया था, वापस से क्या करो, बाहर कर दो। ये 2 हाइड्रोजन क्या कर दो, बाहर। यही 2 हाइड्रोजन जो बाहर हुआ, ये कहाँ चला आएगा, ल्यूमेन में चला आएगा। कहाँ चला आएगा, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, थैलेक्वाइड जो आपका है, जो थैलेक्वाइड है उसका आपका खाली जगह को क्या कहोगे, ल्यूमेन कहोगे। क्या कहोगे बच्चे, ल्यूमेन कहोगे। किसको कहोगे, ल्यूमेन। जो आपका थैलेक्वाइड है, ये जो थैलेक्वाइड है, इसके खाली जगह को, इंटरनल पार्ट को ल्यूमेन कहोगे। तो ये ल्यूमेन में चला गया। ठीक है। तो H+ ग्रेडियंट बढ़ाने का आपका 3 तरीका। पहला आप क्या कर लो, वाटर को स्प्लिट कर लो तो बन जाएगा, ल्यूमेन में H+ आयन इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या, प्लास्टोक्यूनिन क्या करेगा, स्ट्रोमा से उठा कर लाएगा इस फॉर्म में, है ना। तीसरा क्या होगा कि आप NADPH जो आपने बना रखा है उसको वापस से रिकॉल करके तोड़ दो। जब तोड़ोगे तो H+ आपका निकलेगा, उसको आप प्रोटॉन पंप के हेल्प से वापस से लेके चले आओ। अब जब आपका ये सारा चीज अंदर बनता रहेगा, तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मेम्ब्रेन आपकी इसकी है, इसकी जो आपकी मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इंटैक्ट ऐसी होनी चाहिए बच्चे, ये ऐसी होनी चाहिए कि इससे बाहर कुछ ना जा सके, है ना। ऐसी होनी चाहिए कि इससे बाहर कुछ ना जा सके। ध्यान से बात समझना, यानी लीकेज नहीं अलाउड है।
H प्लस जो अंदर बढ़ रहा है वो तब तक बढ़ता रहेगा जब लीकेज अलाउड नहीं होगा, लीकेज नॉट अलाउड। और ये जो H प्लस आयन है ओनली किससे पास होगा, जो मैंने आपको बताया F0 F1 पार्टिकल से। मैं बता रहा हूँ F0 F1 पार्टिकल से पास होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ F0 F1 पार्टिकल से पास होगा, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये समझाने के लिए बात थी बच्चे। अगर बात करते हैं कि F0 F1 पार्टिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, ये F0 F1 जो पार्टिकल है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। बात याद ये रखो कि जब यहाँ पर एडीपी बैठा हुआ है और फॉस्फेट आयन बैठा हुआ है, जब तक यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा नहीं तब तक ये घूमेगा नहीं, और जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक ये दोनों ऐड होगा नहीं। बात ध्यान समझ लो, इसको घुमाना जरूरी है, इसको क्या करना है, उसको रोटेट करना जरूरी है। ये रोटेट करेगा तो ये एडीपी और फॉस्फेट आयन आपस में ऐड होगा और क्या बना देगा, एटीपी बना देगा, ठीक है। तो इसको रोटेट करवाने के लिए ही हमने क्या बनाया था, हमने बाबू ल्यूमेन में H प्लस ग्रेडियंट को इंक्रीज किया था। और जब ल्यूमेन में H प्लस ग्रेडियंट इंक्रीज कर जाएगा और इंटैक्ट मेम्ब्रेन रहेगा तो आपका प्रोटॉन पंप डेवलप हो जाएगा। कहाँ, ल्यूमेन में। प्रोटॉन पंप डेवलप किस कारण से हुआ बच्चे, ध्यान समझना, क्योंकि आपने यहाँ क्या किया है, H प्लस को पूरा भर रखा है। जब H प्लस बढ़ गया तो H प्लस क्या है, H प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन का पंप यहाँ डेवलप होगा। जैसे ही प्रोटॉन का पंप डेवलप होगा तो ये जो आपका हाइड्रोजन प्लस है बच्चे, ये F0 F1 पार्टिकल से बाहर की ओर आएगा। जैसे ही आएगा तो मैंने भी बताया कि रोटेट होगा, तो ये रोटेट होगा और एडीपी और फॉस्फेट आयन जुड़ जाएगा और एटीपी बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एटीपी फॉर्मेशन। किसके हेल्प से हुआ, F0 F1 पार्टिकल की हेल्प से हुआ। F0 F1 पार्टिकल कब घूमेगा, जब उसके बाहर से हाइड्रोजन आयन पास आउट होगा, वो रोटेट होगा, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल का जो आपका हेड है वो कब घूमेगा, जब आपका H प्लस आयन उससे पास आउट होगा तब। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा H प्लस ग्रेडियंट, जिसको हमने किसके हेल्प से डेवलप किया, 3 मेथड से। या तो वाटर का स्प्लिट करा के अंदर में इंक्रीज कर दिया, या तो प्लास्टोक्विनिन ने इस मेथड को यूज करके अंदर में भेज दिया, या तो NADPH के हेल्प से ये आया। NADPH मैंने बता रखा आपको, NADPH जो है साथ में H प्लस आयन जो बनाया था आपने इसके पहले वाले वीडियो में, उसको ब्रेक करके आपने क्या किया, वापस से H प्लस आयन को ल्यूमेन में भेज दिया, वापस से NADP प्लस बन गया, ठीक है। ये 3 मेथड से क्या किया, H प्लस ग्रेडियंट को आपने ल्यूमेन में इंक्रीज कर दिया, स्ट्रोमा में डिक्रीज, ल्यूमेन में इंक्रीज। ल्यूमेन पूरा फुल जाएगा, H प्लस ग्रेडियंट बढ़ जाएगा तो उसका पूरा आपका प्रोटॉन का पंप डेवलप हो जाएगा स्ट्रोमा में, सॉरी ल्यूमेन में। जब ल्यूमेन में डेवलप हो जाएगा बच्चे तो वो क्या चाहेगा कि बाहर निकलूं, तो बाहर निकलने के लिए तो उसका मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, लॉक है पूरी तरीके से, लीकेज अलाउड नहीं है। तो उसको मतलब कि पूरा हार फाड़ के कहाँ से पास होना पड़ेगा, हार फाड़ के पास होना पड़ेगा आपके F0 F1 पार्टिकल से। जब इससे पास होगा तो F0 पार्टिकल F1 पार्टिकल जो आपका है F0 F1 पार्टिकल रोटेट करेगा और एडीपी और फॉस्फेट आयन को जोड़ेगा, क्या बना देगा, एटीपी। ये आपका कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का वह लेक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। अगर मैं कितना बार भी समझा दूं तो ये मैं ऐसे ही समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके जितना बार देख सको देखो, आपका कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लियर हो गया जो एनसीईआरटी ने आपको दे रखा था। यानी लाइट रिएक्शन आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डार्क रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।